नाउ अभी अकाउंट वाला जो पेज है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब मैनेज और प्रोजेक्ट्स के बाद अकाउंट वाले पेज पे ही जाएंगे, वही बचा है। तो उस पे उसको स्टार्ट करते हैं। ना जो अकाउंट कंपोनेंट है वो तो सेटअप कर दिया है, इसको एफ में डाल देता हूँ। एफ यहाँ पे अकाउंट एंड राइट, लेट्स सी, रिफ्रेश। यप, अकाउंट पेज से आ रहा है, ठीक है। ओके, सो नाउ अब अकाउंट वाले को थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं देता हूँ। सो मैंने अकाउंट्स वाले पेज की अपर सेक्शन का जो HTML है वो लिख दिया है। एंड अभी देखने के लिए तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये एक डमी इमेज पिक्साबे से उठाई है एंड देन कुछ ऐसा है। तो इसको मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ थोड़ी जल्दी, ठीक है, एंड देन फिर देखते हैं।
ओके, सो मैंने जो टॉप सेक्शन है अकाउंट पेज का वो बना लिया है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ना सबसे पहले टॉप से शुरू करते हैं। यहाँ पे यूज़र की जगह यूज़र का नाम आएगा एंड देन लॉग आउट के क्लिक पे उसको लॉग आउट भी करना है। ठीक है, तो वो करते हैं। यहाँ पे अकाउंट वाले पेज में सबसे पहले यूज़र की डिटेल्स मंगाते हैं। तो यूज़र की डिटेल्स एपजेस से आ जाएंगी। यहाँ पे यूज़र डिटेल्स है ना, ये भेज देंगे अकाउंट वाले कंपोनेंट के अंदर। यूज़र डिटेल्स एंड एज इट इज़ भेज देंगे। ठीक है, नाउ अकाउंट वाले कंपोनेंट के अंदर रिसीव कर लेते हैं इन डिटेल्स को। ठीक है, यूज़र डिटेल्स हो जाएंगी। ऑल्सो यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड वाला जो प्रॉप है वो भी मंगाते हैं, ताकि अगर बंदा अनऑथेंटिकेटेड है फिर भी वो अकाउंट पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको फिर रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेविगेट कर देंगे दूसरी जगह। सो अकाउंट पेज एंड देन यहाँ पे टॉप पहले तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड प्रॉप्स डॉट ऑथ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इज ऑथेंटिकेटेड। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी, एल्स में यहाँ पे नेविगेट कर देंगे। नेविगेट रिएक्ट राउटर डोम से मिल ही जाएगा। ठीक है, नाउ अब यूज़र डिटेल्स में से नेम कैसे आएगा? यूज़र डिटेल्स डॉट नेम, जस्ट ऐसे सिंपल। चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा आ गया। ए कैपिटल कर देता हूँ नाम का। ठीक है, नाउ लॉग आउट के क्लिक पे बंदे को लॉग आउट भी करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं। कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट एंड देन इसके क्लिक पे उसको कॉल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सो हैंडल लॉग आउट के अंदर क्या करेंगे ना, फायरबेस हमें साइन आउट का फंक्शनलिटी देता है। सो साइन आउट फायरबेस स्लैश ऑथ से इंपोर्ट कर लो एंड देन उसके बाद इसको कॉल करो। ये अपने अंदर क्या लेता है ना, जो वो ऑथ ऑब्जेक्ट है उसी को लेता है। सो उसको भी इंपोर्ट किया फायरबेस वाली फाइल से एंड देन यहाँ पे कॉल कर दिया। सो एक अवेट लगा दो एंड देन साइन आउट होने के बाद नेविगेट कर दो बंदे को। नेविगेट करने के लिए यूज़ नेविगेट कहाँ गया, आई गेस उसकी ज़रूरत ना नहीं कब पड़ेगी। ओके ओके, यूज़ नेविगेट का यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए। यूज़ नेविगेट एंड देन यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट स्मॉल में इज इक्वल्स यूज़ नेविगेट। ठीक है, एंड साइन आउट होने के बाद नेविगेट कर दो बंदे को होम पेज पे, लाइक दैट। लेट्स सी। ओके, अवेट है तो एसिंक लगाना पड़ेगा ऐसे। नाउ चेक इट आउट। सो इफ आई क्लिक ऑन लॉग आउट, लॉग आउट तो हुए या नहीं हुए चेक करना पड़ेगा। नो नहीं, साइन आउट काम नहीं कर रहा है क्या? एक मिनट, लॉग आउट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स को कंसोल लॉग करते हैं, क्या आएगा? कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, चेक करते हैं क्या आता है, बिकॉज लॉग आउट नहीं हो रहे हैं। देखते हैं, अनडिफाइंड रिफ्रेश। Okay, now manage your projects. Now if I click on logout, भी लॉगआउट हो गया क्या? हाँ, एक्चुअली लॉगआउट ही कर रहा है। ठीक है, ये तो ठीक से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप जेएस में जहाँ पे हैंडल कर रहे हैं ना ओथ की स्टेट चेंज, यहाँ पे गड़बड़ है।
कंसोल लॉग करते हैं, यूज़र में क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग यूज़र। ओके, यहाँ पे देखो अगर मतलब यूज़र नहीं है तो ऑथेंटिकेटेड भी नहीं होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे फॉल्स करनी थी। ठीक है, अब भी ये ठीक हो जाना चाहिए। एंड अब यहाँ पे नेविगेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम जो ऑथेंटिकेटेड वाला प्रॉप है वो तो मंगा ही रहे हैं, एंड अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो हम यहीं पे नीचे रिडायरेक्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से रिडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से भी इसको हटा देता हूँ एंड अब चेक करते हैं। सो गेट स्टार्टेड, दोबारा से भरता हूँ। नाउ manage your projects. Now if I click on log out, yep, यहाँ पे ये लॉग्ड आउट हो गए, खुद से इसने रिडायरेक्ट भी कर दिया। ठीक है, एंड दिस लाइन नंबर 31 कहाँ पे है? सब सही चल रहा है। ठीक है, सो अकाउंट जेस में दोबारा से लॉगिन करता हूँ एक बार। ना यहाँ पे अब ऊपर वाला पार्ट यानी कि जो हेडर वो पूरा कर लिया, लॉग आउट भी, एंड देन ये यहाँ पे नाम भी डाल दिया। ठीक है, नाउ आते हैं हम नीचे वाले पार्ट पे। सो नीचे वाले पार्ट के लिए देखो, यहाँ पे जो ये इमेज है ये तो अभी मैंने डमी डाल रखी है, लेकिन एक यूज़र से इमेज लेनी है एंड देन फायरबेस पे अपलोड भी करनी है, राइट। तो उसके लिए भी अब हम फायरबेस का हमने अब तक ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है, कर लिया है, एंड फायरबेस का जो डेटाबेस है उसका यूज़ किया है। ना वो फायरबेस जो स्टोरेज प्रोवाइड करता है उसको यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम अपनी जितने भी फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, उनको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अगेन फायरबेस के अंदर जाओ एंड स्टोरेज को सेटअप करते हैं। ना यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करो, एंड देन ये तुम्हारा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे तुम्हारी जो भी फाइल्स होंगी ना वो यहाँ पे अभी मैंने कोई फाइल्स डाली नहीं है, तो कोई फाइल्स आ नहीं रही, यहाँ पे आ जाएंगी वो सारी फाइल्स। ठीक है, तो स्टोरेज को सेटअप करने के लिए फायरबेस वाले फाइल में जाते हैं दोबारा, एंड देन जैसे ये सबके वेरिएबल्स बनाए ना, स्टोरेज का भी एक बनेगा, कॉन्स्ट स्टोरेज, एंड सिंपल वही सेम कन्वेंशन, गेट स्टोरेज, एंड ये इंपोर्ट स्टोरेज। ठीक है, एंड ये इंपोर्ट होगा फायरबेस स्लैश स्टोरेज से आएगा, देखते हैं क्या, गेट स्टोरेज फ्रॉम फायरबेस स्लैश स्टोरेज। ठीक है, एंड ये अपने अंदर लेगा ऐप एज यूजुअल। ठीक है, सो स्टोरेज भी अपने पास रेडी होगा, एंड नाउ इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने से पहले एक नहीं, डायरेक्टली यूज़ ही करते हैं। ठीक है, सो एक फंक्शन बनाते हैं, अपलोड इमेज, एंड ये फंक्शन अपने अंदर फाइल लेगा यानी इमेज लेगा। दूसरा क्या चीज़ लेगा, चलो अभी तक इतना ही, बाद में देखेंगे क्या लेगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ फाइल समझो कि फाइल लेगा। तो मेन जो लॉजिक हो क्या होगा कि हम अपनी ऐप से कहीं भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी इस फंक्शन के अंदर फाइल प्रोवाइड करेंगे ना, इमेज है जो, तो ये फंक्शन का काम क्या होगा कि उस फाइल को फायरबेस पे अपलोड करे, एंड देन जब अपलोड होने के बाद जो यूआरएल मिलेगा वो यूआरएल हमको रिटर्न करे। ठीक है, एंड साथ ही साथ यही फंक्शन हमें प्रोग्रेस भी बताएगा कि कितनी प्रोग्रेस हो गई है, मतलब 50% अपलोड हो गई है, 70% अपलोड हो गई है, वो वाली प्रोग्रेस, एंड देन कोई एरर आता है तो वो भी यही फंक्शन बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ नॉट फाइल तो रिटर्न कर जाओ, राइट। एंड ऑल्सो मैंने भी क्या बताया कि प्रोग्रेस भी यही बताएगा, एरर भी यही बताएगा, एंड डाउनलोड होने के बाद यूआरएल भी यही देगा। तो वो तीनों चीज़ कॉल बैक फंक्शंस के ज़रिए हम इसके जहाँ पे कॉल हुआ ना वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहला कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे प्रोग्रेस के लिए, सो प्रोग्रेस कॉल बैक, एंड देन यूआरएल कॉल बैक में भी यूआरएल कॉल बैक, एंड देन लास्ट होगा एरर कॉल बैक। ठीक है, तो अगर फाइल नहीं है ना
तो सिंपल रिटर्न नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले एरर कॉल बैक को कॉल करेंगे क्योंकि अब एक एरर प्रोड्यूस हुआ है, एंड यहाँ पे मैसेज डालेंगे फाइल नॉट फाउंड करके, ठीक है। नाउ अब फाइल टाइप रखते हैं, फाइल टाइप अगर फाइल है तो फाइल डॉट टाइप फाइल टाइप भी होगा, एंड कॉन्स्ट फाइल साइज भी रखते हैं, फाइल डॉट साइज। अब जो फाइल डॉट साइज है ये बाइट्स में आएगा, तो इसको मेगाबाइट में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 1024 से डिवाइड करो। एंड नाउ अब इसके ऊपर चेक लगाते हैं, इफ़ फाइल टाइप डॉट इंक्लूड्स इमेज, एंड आगे एक नोट लगा दो। सो अगर वो इमेज नहीं है, इमेज के अलावा कुछ भी है, तब भी एरर कॉल बैक कॉल होगा, मतलब एरर प्रोड्यूस हुआ है अभी भी। यहाँ पे एरर मैसेज सेंड करेंगे, फाइल मस्ट बी एन इमेज, ठीक है, एंड देन रिटर्न कर जाएंगे। नाउ फाइल साइज़ के ऊपर चेक लगाते हैं। सो अगर जो फाइल साइज़ है वो एक्सीड कर रहा है 2, मतलब 2 MB से बड़ी फाइल है, तब भी सेम एरर कॉल बैक होगा, एंड देन यहाँ पे फाइल मस्ट बी स्मॉलर देन 2 MB, ओके। एंड नाउ अगर ये सारे चेक्स सही हैं, मतलब ये सारे चेक्स अगर पास कर गई फाइल, तो भी फाइल ओके है अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो नाउ अब सबसे पहले स्टोरेज रेफ लेते हैं, मतलब कहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। उसके लिए उसका नाम रख लेते हैं स्टोरेज रेफ करके, एंड इसके लिए रेफ फायरबेस स्टोरेज से एक रेफ नाम का फंक्शन होगा, ये वाला इंपोर्ट करो, एंड देन रेफ क्या करेगा ना अपने अंदर सबसे पहले तो स्टोरेज जो ऑब्जेक्ट है उसको लेगा, एंड देन दूसरा पाथ, मतलब कहाँ पे डालनी है तुम्हें ये चीज़। सो इमेजेस के अंदर डालना है, एंड एक मिनट इसको टेम्पलेट ले लेता हूँ। सो इमेजेस के अंदर डालना है, एंड देन उसके बाद फाइल डॉट नेम, जो फाइल का नाम होगा ना उसके अकॉर्डिंग डाल देना है, ओके। सो स्टोरेज रेफ के बाद क्या करेंगे ना, एक टास्क बना लेते हैं। टास्क से मेरा क्या मतलब है, मे बी एक टास्क, ठीक है। टास्क क्या होगा कि अपलोड हो रही है चीज़, ओके। तो उसके लिए एक फंक्शन फायरबेस ने दिया, आई गेस अपडेट, सॉरी अपलोड बाइट्स रिज्यूमेबल, हाँ ये वाला है, ये वाला फंक्शन है। इसको इंपोर्ट करो, हो गया इंपोर्ट, ओके। एंड देन ये अपने अंदर लेता है एक रेफ, स्टोरेज का जो रेफ है जो अभी क्रिएट किया है, सो स्टोरेज रेफ, ठीक है। एंड देन दूसरा लेता है ये फाइल जो अपलोड करनी है, ओके। एंड नाउ ये टास्क एक वेरिएबल के अंदर क्यों लिया है, क्योंकि अब इस पे ना हम एक लिस्नर लगा सकेंगे। सो टास्क डॉट ऑन, ये फायरबेस का लिस्नर लगाने का तरीका है डॉट ऑन करके, ओके। तो इस पर एक लिस्नर होता है स्टेट चेंज करके, मतलब जब भी इसकी स्टेट चेंज होगी। अब स्टेट चेंज से मेरा क्या मतलब है कि जब भी तुम्हारा टास्क अपलोड हो रहा है, तो मान लो अभी 2% पे अपलोड हो रखा है, अब वो 3% पे गया, तो 2 से 3% पे जाने में उसकी स्टेट चेंज हुई है, 3 से 4, 4 से 10, 15, 100, मतलब जब भी जाता है उसकी स्टेट चेंज होती रहेगी, ठीक है। एंड देन 100% के बाद जब वो पूरा अपलोड हो जाता है तभी भी उसकी स्टेट चेंज होती है, एंड बीच में कोई एरर आता है तभी भी उसकी स्टेट चेंज होती है। सो कोई भी बीच में चेंजेस होंगे ना, तो वो ये लिस्नर ट्रिगर हो जाएगा उन चेंजेस से, ठीक है। सो ऑन स्टेट चेंज पे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है प्रोग्रेस के लिए, मतलब नॉर्मल स्नैपशॉट, मतलब जब भी यहाँ पे स्नैपशॉट है कि वो ले लिया मैंने पैरामीटर, एंड देन एक बार देखना मैं बताता हूँ फिर। सो देखो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला जो कॉल बैक होता है इस लिस्नर के अंदर, वो तब कॉल होता है जब भी स्टेट चेंज हुई प्रोग्रेस वाली, ओके। दूसरे वाला जब कॉल होता है जब कभी भी एरर आया हो, बीच में कोई रुकावट आ गई है, तब दूसरे वाला कॉल बैक कॉल होगा। तीसरे वाला कब कॉल होता है, जब पूरी फाइल अपलोड हो गई है। तो इसीलिए इस लिस्नर के अंदर 3 कॉल बैक्स होते हैं, ठीक है।
तो पहले वाले के अंदर कंसोल कर लेते हैं, स्नैपशॉट के अंदर क्या आएगा, स्नैपशॉट एंड देन एरर के लिए तो एरर कॉल बैक यहाँ पे कॉल कर देंगे, एरर कॉल बैक एंड देन यहाँ पे एरर डॉट मैसेज होगा कुछ, एंड ये होने के बाद रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है, राइट। एंड देन लास्ट वाले में, लास्ट वाला तब कॉल होगा जब हमारे पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड होने के बाद है ना, सिंपल है, एक और फंक्शन दे रखा है गेट डाउनलोड यूआरएल करके। तो इससे क्या होगा, तुम्हें फाइल का यूआरएल मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें रेफरेंस देना होगा, रेफरेंस हमने ऊपर बनाया था स्टोरेज रेफ, ठीक है, रेफरेंस हो गया। एंड देन ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो डॉट देन लगाओ एंड देन यहाँ पे आई गेस तुम्हें यूआरएल मिल जाना चाहिए, देखते हैं, यहाँ पे यूआरएल मिल ही जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली उसमें डाल देता हूँ, क्या था अपना कॉल बैक, यूआरएल कॉल बैक, ओके। सो यूआरएल कॉल बैक के अंदर इस यूआरएल को डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। नाउ स्नैपशॉट को कंसोल कर लिया है, अभी के लिए आगे का काम बाद में करेंगे। अभी इस फंक्शन को चला के देखते हैं एक बार। अपलोड इमेज है ना, इसको यहाँ पे पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं, अपलोड इमेज, ठीक है। नाउ इसको चलाने के लिए अकाउंट्स पेज पे आते हैं। तो इसमें भी अकाउंट्स वाले पेज में भी थोड़ा सा काम करना होगा कि अब जो यहाँ पे ये कैमरे का आइकन है ना, इसके क्लिक पे अपने को वो खोलना है, इमेज पिकर। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कहाँ पे यहाँ पे डाल देते हैं एक इनपुट टैग नॉर्मल, जिसका टाइप फाइल हो, एंड देन इसका डिस्प्ले नन कर देंगे ताकि ये दिखे ना, ठीक है। ओके एंड इसको एक रेफरेंस देंगे ताकि अब हम इसको रिएक्ट वाला रेफरेंस, सो इनपुट रेफ कौन सा इनपुट, इमेज पिकर करके कर देते हैं, यूज़ रेफ, ठीक है, यूज़ रेफ यूज़ करेंगे। एंड देन इसको एक रेफरेंस दे देता हूँ मैं, ओके। सो ना वो जो कैमरा वाला आइकन है ये वाला, इसके क्लिक पे क्या करेंगे ना कि इसके क्लिक पे हम इस इनपुट बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। सो इनपुट बॉक्स पे क्लिक होते ही क्या होगा, वो जैसा एक बिहेवियर होता है ना कि फाइल वाले इनपुट बॉक्स पे तुम क्लिक करोगे तो फाइल पिकर खुल जाता है, तो वही होगा जस्ट। सो ये कैमरे वाले आइकन पे ऑन क्लिक पे हैंडल कैमरा क्लिक, एंड ये फंक्शन को मैं ऊपर बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल कैमरा क्लिक। एंड देन इसके अंदर क्या करूँगा ना कि जो इमेज पिकर है डॉट करंट डॉट क्लिक, दैट्स इट। सो इससे वो क्लिक हो जाएगा, चेक करते हैं अब। सो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अपना इमेज पिकर खुल गया, राइट, कूल, ठीक है। तो इसके क्लिक पे इमेज पिकर खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब जब भी हम इमेज सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद वो पता कैसे चलेगा कि इमेज सेलेक्ट हुई है, तो उसका भी इनपुट वाले पे लिस्टनर लगाएंगे ऑन चेंज। सो जब भी ये इमेज पिक करेंगे ना तो वो ऑन चेंज वाला लिस्टनर फायर होगा एंड हमें वहाँ पे इमेज मिल जाएगी। सो ऑन चेंज इमेज चेंज, इमेज, ये फंक्शन में बना लेता हूँ।
सो फाइल ले लिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल से एंड इसको कंसोल लॉग किया। तो देखते हैं कंसोल में क्या आता है। इमेज पिकर ओपन किया एंड देन यहाँ पे फाइल आ गया अपनी, ठीक है। फाइल की सारी डिटेल्स है, साइज एंड टाइप, राइट, एंड नेम सब कुछ है। तो अब ये फाइल को एक स्टेट बनाते हैं, फाइल की प्रोफाइल इमेज करके एक स्टेट बनाते हैं, वहाँ पे इस फाइल को स्टोर कर लेंगे। कॉन्स्ट प्रोफाइल इमेज, और मे बी यहाँ पे स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फाइल मिलते के साथ ही डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले इफ़ नॉट फाइल देन रिटर्न, अगर फाइल नहीं मिलती है तो रिटर्न कर जाओ। अब यहाँ पे हम वो अपलोड इमेज वाला फंक्शन कॉल करते हैं, देन इसके अंदर फाइल पास करते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट था प्रोग्रेस का, उसमें तो अभी के लिए कुछ लिखा नहीं था हमने, तो एम्प्टी डाल दिया। तीसरा था एरर का, सो एरर आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरर, ओके। एंड देन थर्ड था यूआरएल वाला, मतलब जब डाउनलोड होकर मिल जाएगा, सो यूआरएल एंड देन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, सॉरी अपलोड होके अपलोडेड एंड देन यूआरएल। ओके, लेट्स चेक दिस। क्लिक करते हैं एंड देन कोई भी इमेज, प्रोग्रेस वाले पे भी कंसोल लगाना चाहिए था। अभी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रुको, फायरबेस वाले में स्टेज चेंज पे यहाँ पे कंसोल लगा हुआ है एक्चुअली, तो ओके उल्टा कॉल कर दिया आई गेस, यूआरएल वाला एंड ये वाला उल्टा कर दिया, ठीक है, ये ठीक कर दिया। और क्या है, सब कुछ ठीक लग रहा है, रिफ्रेश करके ट्राई करता हूँ एक मिनट। सो क्लिक ऑन इट, अपलोड इमेज, कुछ आ क्यों नहीं रहा है, ओह ओके, ये बेकार कंडीशन। यहाँ पे इफ़ नॉट फाइल आएगा, इफ़ फाइल नहीं, तो फाइल तो हमेशा मतलब मोस्ट केसेस में होगी ना, तो अगर फाइल नहीं होगी तब रिटर्न करना है, वैसे नहीं करना है, ठीक है ठीक है। अभी देखता हूँ दोबारा। सो इमेज पिकर, फाइल सेलेक्ट की, अभी भी क्यों नहीं आ रहा है, ओके आया, ठीक है। unknown record please secure error payload server storage unknown, let's retry again, refresh, okay, let me see it, ओके एक मिनट, फायरबेस से शायद कुछ दिक्कत है, रूल्स, ओके वही राइट वाला ट्रू करना है, यहाँ पे रह गया था। इसको ट्रू करो, पब्लिश करो एंड देन अब ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है, पब्लिश हो गए। रिट्राई करते हैं एक बार और, कूल। अब यहाँ पे हो रहा है, देखो प्रोग्रेस कॉल बैक यहाँ पे आ रहा है अच्छे से। तो firebase.js लाइन नंबर 69 कहाँ पे है, firebase.js लाइन नंबर 69, ओके ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आया देखते हैं।
सबसे पहले इसके अंदर एक होता है बाइट्स ट्रांसफर्ड, मतलब कितने अपलोड हो गए हैं, ठीक है। देन होता है टोटल बाइट्स, मतलब कितने टोटल हैं जो अपलोड होने हैं, ओके। एंड देन स्टेट आता है रनिंग, मतलब अभी क्या स्टेट चल रही है, ठीक है। ये इस डेटा के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेस कैसे निकालेंगे आप दिखाता हूँ। कॉन्स्ट प्रोग्रेस इक्वल्स स्नैपशॉट डॉट bytes transferred by snapshot dot total bytes, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटेज हो जाएगी। एंड अब इसको प्रोग्रेस कॉल बैक के अंदर कॉल कर सकते हैं। सो प्रोग्रेस कॉल बैक एंड देन यहाँ पे प्रोग्रेस, ठीक है। स्नैपशॉट की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया पूरा, कुछ भी नहीं बचा है इस फंक्शन में। नाउ अब अकाउंट वाले पेज पे आता हूँ एंड देन यहाँ पे प्रोग्रेस इसको भी कंसोल करता हूँ, प्रोग्रेस ठीक है। नाउ अगेन ये फाइल का कंसोल हटा देता हूँ। एक और रीट्राई। नाउ क्लिक हियर एंड सो अभी 0% है, देन 51% एंड देन 100, ठीक है। सो परसेंटेज अपनी आ रही है। एंड देन थोड़ी देर बाद अब वो डाउनलोड वाला लिंक भी आ जाएगा, URL जिसको हम डाउनलोड कर पाएंगे, फिर ये वाला है, ठीक है। इसको ओपन करके देखो। सो ये वही इमेज है, ओके। ये अपनी वही वाली इमेज है जो अपलोड की थी। सो अपलोड वाला जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया, अच्छे से चल भी रहा है, ठीक है। तो इसको बाद में देखेंगे, अभी के लिए तो नहीं, बट अभी के लिए इतना पक्का हो गया कि अपलोड वाला फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, नाउ अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि इसके नीचे कहीं पे प्रोग्रेस दिखना भी चाहिए अपने को, राइट। तो उसके लिए CSS डाल देता हूँ मैं, एंड HTML CSS यहाँ पे आई गेस। सो एक स्टेट बना ली है प्रोग्रेस करके, जहाँ पे जो इमेज की प्रोग्रेस होगी वो यहाँ पे दिख जाएगी। एंड नीचे HTML में डाल भी दिया है। एंड देन इसको कंडीशनिंग से डाल देता हूँ कि अगर प्रोग्रेस है तो ही ये चीज़ दिखे, वरना ना दिखे, ठीक है। एंड यहाँ पे 54% की बजाय प्रोग्रेस डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है, ऐसा दिखेगा। नाउ अभी तो यहाँ पे 0 आ रहा है, रिफ्रेश, 0 नहीं आना चाहिए था। ओके, यहाँ पे वो लगाना, टर्नरी ऑपरेटर लगा देता हूँ, उससे ये चीज़ ठीक हो जाएगी। नाउ अब जब फाइल अपलोड होगी तो हम प्रोग्रेस को भी साथ साथ अपडेट करेंगे। यहाँ पे कंसोल करने की बजाय सेट प्रोग्रेस टू प्रोग्रेस, ओके। एरर के लिए ये वाला है ना, कंसोल में एरर दिखाएंगे करंटली तो। एंड देन जब अपलोड हो जाएगा तो अपलोड के बाद उसकी भी एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट profile image URL and then set profile image URL। सो जब अपलोड हो जाएगा
तो प्रोफाइल इमेज यूआरएल को सेट कर देंगे सबसे पहले, एंड देन प्रोग्रेस 100 हो जाएगी तो प्रोग्रेस को दोबारा से 0 सेट कर देंगे, ताकि वो दिखे ना, वहाँ पे दिखना बंद हो जाए। ठीक है, एंड नाउ ऑल्सो जो ये प्रोफाइल इमेज यूआरएल है, इसको उसमें यूज़ ही कर लेते हैं यहाँ पे इसकी जगह इमेज टैग में। ओके, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये डमी इमेज डाल देता हूँ अभी के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे दूसरी होगी, अभी के लिए मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश एंड लेट्स अपलोड ए फाइल। So 51% uploaded and 100%। ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है बट स्टिल वर्क्स। यूआरएल नहीं क्या? ओके, यूआरएल आ गया एंड देन यहाँ पे इमेज अपडेट भी होगी। ओके, टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। ओके, 100 होने के बाद भी काफ़ी टाइम वो रुका रहता है, तो उसके लिए चेक लगा देते हैं यहाँ पे कि इफ़ प्रोग्रेस इक्वल अगर 100 के इक्वल है प्रोग्रेस, तो क्या करेंगे ना, एक टेक्स्ट दिखा देंगे गेटिंग इमेज यूआरएल करके। ठीक है, एंड एल्स में ये नीचे वाला टेक्स्ट दिखाई देंगे, राइट, एंड ये ठीक है। सो अभी ट्राई करते हैं इसके साथ एक बार कोई नई इमेज। नाउ okay, something went seriously wrong here। एक बार और टेस्ट करते हैं, रुको। प्रोग्रेस नहीं आ रही है, आनी चाहिए बट ओके। बेसिकली जो अगर फाइल छोटी होती है ना, तो वो 0 से 100 सीधा ही चला जाता है, बीच वाला नहीं दिखाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसके लिए एक अलग से स्टेट बना लेंगे, ये भी ठीक हो सकता है। कहाँ गया स्टेट अपनी? प्रोग्रेस वाला स्टेट है ना, तो एक स्टेट बना लेंगे अपलोड स्टार्टेड करके, प्रोफाइल इमेज अपलोड। ओके, सो ये स्टेट क्या बताएगी कि अपलोड प्रोफाइल इमेज की स्टार्ट हो गई या नहीं होगी है। ठीक है, एंड देन इसको ऑन करेंगे यहाँ पे, सेट प्रोफाइल इमेज अपलोड स्टार्टेड ट्रू। यहाँ पे अपलोड स्टार्ट हो गई है, हो जाएगी, एंड देन जब हमें यूआरएल मिल जाएगा तो उसके बाद इसको फॉल्स कर देंगे, एंड ऑल्सो बीच में कोई एरर आता है तभी भी इसको फॉल्स करेंगे। ठीक है, एंड देन नीचे कंडीशन अब चेंज हो जाएगी, अपलोड प्रोफाइल इमेज अपलोड स्टार्ट। ठीक है, नाउ लेट्स चेक दिस नाउ। ये आ रहा है अभी 0% अपलोडेड, देन 47% अपलोडेड, अब अच्छे से आ रहा है। ठीक है, गेटिंग इमेज यूआरएल एंड देन यप चेंज हो गया। ठीक है,
कूल है। सो इमेज अपलोड वाली चीज़ कर ली हमने, ठीक है। नाउ अब बढ़ते हैं राइट साइड वाले सेक्शन की तरफ, यानी जो यूज़र की प्रोफाइल है उसको अपडेट करने के लिए, इसको फायरबेस पे स्टोर करने के लिए जो प्रोसेस होगा उसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो चारों फील्ड्स हैं इनकी वैल्यूज़ हमें कहीं चाहिए होंगी, राइट। तो उसके लिए एक स्टेट बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ कॉन्स्ट यूज़र प्रोफाइल वैल्यूज़, ऐसा करके, ओके। सो स्टेट बना लिए, इसमें ये चार वैल्यूज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होंगी तो वो डाल दिए। एंड नाउ कहाँ गया अपना वो, हाँ ये जो चारों इनपुट्स हैं ना इनके अपडेशन पे, एंड इनके अपडेशन पे जो स्टेट है उसको अपडेट कर देता हूँ, ओके। ओके नाउ अपडेशन भी हो गया है। इसमें कुछ नहीं किया है, जस्ट वैल्यूज़ को सेट किए हैं, प्रीवियस वैल्यूज़ को स्प्रेड किया है एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू सेट करनी है उसको यहाँ पे डाल के सेट कर दिया, ठीक है। नाउ हमारे पास ये जो वैल्यूज़ होंगी अभी अपडेटेड होंगी, इनमें कोई भी चेंज होगा उस टाइम भी, ठीक है। नाउ हमें जो बटन है ना यहाँ पे शुरुआत में नहीं दिखाएंगे, मान लो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है तो सेव डिटेल क्या सेव करें अगर कुछ चेंज ही नहीं किया तो, ठीक है। तो उसके लिए एक स्टेट बनाएंगे कि बटन कब शो करना है, कॉन्स्ट सो बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन शो नहीं करेंगे, ठीक है। एंड देन इस स्टेट के अकॉर्डिंग कहाँ गया बटन, ये वाला बटन है, इसको अकॉर्डिंगली रेंडर करेंगे, मतलब अगर शो करना है तभी बटन को रेंडर करेंगे वरना बटन को रेंडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो जब पेज लोड होगा ना तब ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऑटो फील्ड भी आनी चाहिए। अब जो भी यूज़र की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पहले से फील्ड भी आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वो फैच करनी होंगी, एंड फैच करने के लिए हमारे पास फंक्शन है ही गेट यूज़र डिटेल्स करके, एंड उसमें यूज़र डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी हमने मंगा ली हैं ऐप जेस से ही, यहाँ पे देख रहे हो ऐप जेस से मंगा ली थी ये, तो इनका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सेट करने के लिए। तो यहीं पे कर देता हूँ यूज़र डिटेल्स डॉट नेम वाले में नेम एंड देन डेजिग्नेशन में डेजिग्नेशन एल्स empty एंड देन यहाँ पे भी GitHub else empty string and LinkedIn else empty string, ठीक है। नाउ अब एक एरर मैसेज, कोई अगर एरर आता है तो वो भी शो करना है, तो वो भी नहीं डाला है, वो बटन के ऊपर डाल सकते हैं यहीं पे। यहाँ पे एक फ़ोटो बना लेता हूँ, एंड एरर मैसेज बना लेते हैं ऊपर, स्टेट एरर मैसेज की भी यहाँ पे, ठीक है। इसको नीचे यूज़ कर लेंगे, कहाँ गया ये रहा यहाँ पे, ठीक है। एरर मैसेज को अब मैं स्टाइल दे देता हूँ थोड़ा सा, ओके। सो एरर मैसेज को स्टाइल भी डाल दिया है, एरर मैसेज भी डाल दिया है। तो अब ये जो फील्ड्स हैं इनमें वैल्यूज़ को भी प्रीफिल कराने के लिए एक वैल्यू प्रॉप दे देता हूँ इनके ऊपर, वैल्यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू यूज़र प्रोफाइल डिटेल्स, किस नाम से, स्टेट यूज़र प्रोफाइल वैल्यूज़ डॉट एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सबको, जैसे कि नेम वाले में नेम एंड डेजिग्नेशन वाले में डेजिग्नेशन, एंड गिटहब लिंक्डइन में भी सेम।
सो अब यहाँ पे प्री फिल्ड आनी चाहिए वैल्यूज़। ये अभी के लिए सिर्फ नेम है, नेम ही डाल रखा है इस अकाउंट से, तो सिर्फ नेम आ रहा है, बाकी चीज़ें नहीं आ रही हैं। ठीक है, नाउ हमें ये ट्रिगर करना है कि जब भी कोई वैल्यू चेंज होगी ना, तो वो जो बटन है शो करने वाला वो शो करना है, राइट। एंड इसका चेंज कैसे ट्रिगर करेंगे, यूज़ इफेक्ट से ट्रिगर कर सकते हैं। मतलब जब भी ये स्टेट अपडेट होगी ये वाली, तो तब हम ट्रिगर कर सकते हैं उस चीज़ को। सो यूज़ इफेक्ट से करते हैं एंड डिपेंडेंसी एरे में पास करना है यूज़र प्रोफाइल वैल्यूज़। तो जब भी ये स्टेट अपडेट होगी तब हम क्या करेंगे, सेट शो सेव डिटेल्स बटन को ट्रू कर देंगे। मतलब अब सेट करना है, मतलब शो करना है अभी। ठीक है, एंड यहाँ पे यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, अब चेक करता हूँ कुछ अपडेशन किया। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि यूज़ इफेक्ट शुरुआत में भी चल जा रहा है। शुरू में तो चलेगा ही ऑब्वियसली, राइट। एंड शुरू में चल जा रहा है, तब ये शुरू में इसको सेट कर दे रहा है ट्रू। सो इसके लिए दूसरा तरीका अपनाते हैं, यूज़ इफेक्ट वाला नहीं अपनाते हैं, एक दूसरा तरीका अपना देंगे। यूज़ इफेक्ट को हटा देता हूँ। एंड दूसरा तरीका क्या होगा ना कि जब भी कोई भी इनपुट की जो वैल्यू चेंज हो रही है, तो अब की बार ऑन चेंज में ये सेट ना करने की बजाय एक फंक्शन बना लेता हूँ, उस फंक्शन में सेट करेंगे। एंड जब भी वो फंक्शन कॉल होगा ना, तब हम जो सेव डिटेल्स वाला बटन है उसको इनेबल कर देंगे। तो फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट चेंज। ठीक है, एंड देन इसके अंदर इवेंट आएगा, दूसरी आएगी प्रॉपर्टी जो अपडेट करनी है, जैसे कि नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल, सॉरी ईमेल तो नहीं है, गिटहब या लिंक्डइन। ठीक है, एंड देन इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले सेव डिटेल्स वाले बटन को शो करना है। तो उसके लिए स्टेट टू को ट्रू कर दिया। एंड देन सेट टू अपडेट, ये जो यूज़र प्रोफाइल की वैल्यूज़ हैं उनको अब अपडेट करना है, सेम जैसे नीचे किया था, तो उसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला जो है ना, यही वाला, एंड देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। बस अब डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे ये डेजिग्नेशन की बजाय जो प्रॉपर्टी हम मंगा रहे हैं ना, प्रॉपर्टी वो लिखेंगे, एंड देन बाकी सब कुछ सेम होगा। एंड ये एरे वाले ब्रैकेट्स के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि जो प्रॉपर्टी है ये कि वेरिएबल है, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। तो यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट में अगर बिना इसके लिखोगे एरे वाले ब्रैकेट्स के, तो ये इसको एज ए स्ट्रिंग रेफर करेगा, एंड देन फिर वो सर्च करेगा कुछ ऐसा, जैसे कि obj.property, object.property ऐसा सर्च करेगा। बट अगर तुमने ऐसे ब्रैकेट्स में लिखा है, तो अगर प्रॉपर्टी के अंदर मान लो नेम आ रखा है, तो वो object.name ऐसे सर्च करेगा। ठीक है, तो अभी ये जो फंक्शन है इसको नीचे कॉल करते हैं सभी इनपुट्स के लिए। यहाँ पे ये हो रखा है कॉल इवेंट, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, एंड देन हैंडल इनपुट चेंज, एंड देन यहाँ पे इवेंट पास करना है, दूसरा पास करना है स्ट्रिंग, कौन से वाली है, डेजिग्नेशन ना, डेजिग्नेशन। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, एंड देन यही ऊपर कॉल करना है, बाकियों के लिए भी सेम यही कॉल करना है। नहीं, ठीक है, अभी भी वैल्यूज़ अपडेट होंगी, बट अब इस फंक्शन का क्या फ़ायदा होगा ना कि हम जो सेव डिटेल्स वाला बटन है उसको इनेबल कर पाएंगे। तो लेट्स सी, कुछ भी मैंने टाइप किया तो अब देखो ये बटन इनेबल हो गया, राइट। इसका ये फ़ायदा हुआ अपने पास। नाउ अब वैल्यूज़ भी हैं अपने पास, अपडेट भी हो रहा है सब कुछ। तो अब सेव डिटेल्स के क्लिक पे इस सारे डिटेल्स को डेटाबेस में स्टोर कराते हैं, फायरबेस वाले में। ठीक है, तो उसके लिए भी एक फंक्शन बनेगा कॉन्स्ट सेव डिटेल्स टू फायर स्टोर। ओके, और मैं भी डेटाबेस लिख देता है यहाँ पे, सेव डिटेल्स टू डेटाबेस। ये फंक्शन कॉल होगा, एंड ये फंक्शन कॉल होगा इस बटन के क्लिक पे,
सो इसके ऑन क्लिक लगा देता हूँ, ऑन क्लिक। ठीक है, इसका रेफरेंस पास किया यहाँ पे फंक्शन का, तो वो चल जाएगा इजीली। नाउ अपडेशन के लिए फंक्शन बना रखा है, अपडेट डिटेल्स फायर बेस वाली फाइल में बनाया था, किस नाम से है, ये अपडेट यूज़र डेटाबेस नाम से। एंड इसके अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट जाएगा एंड देन यूज़र की आईडी जाएगी। कूल। बट यहाँ पे हमारे पास यूज़र की आईडी नहीं होगी। तो या तो हम उस आईडी को एपजेस से मंगाएं, या तो ऐसा कर सकते हैं, एपजेस के पास वो आईडी है, ये रही। एंड या फिर दूसरा तरीका है कि हम जो यूज़र की डिटेल्स स्टोर कर रहे हैं ना, उसमें ही यूआईडी को साथ में स्टोर करें। जैसे कि यहाँ पे अभी ऐसे यूज़र को स्प्रेड किया एंड देन यूआईडी को भी सेम यहीं पे स्टोर करेंगे। बाकी यूज़र की सारी डिटेल्स के साथ साथ यूज़र आईडी भी ऐसे ही स्टोर होगी। एंड इसका नाम रख लेता हूँ, या फिर यूआईडी नाम ठीक, हाँ यूआईडी नाम ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब यूआईडी भी स्टोर होगी। ठीक है, जस्ट अब इसमें बस एक दिक्कत है कि ये चेंज तो हमने अभी किया है, लेकिन जो ये अपने पास अकाउंट है ना, ये तो पहले ही बन गया था, तो अब इसमें तो स्टोर नहीं होगा ना यूआईडी। तो एक नया अकाउंट बना लेते हैं, उसमें सारा काम करेंगे। ओके, एक नया अकाउंट बना लेता हूँ, user2। सो नया अकाउंट बना लिया एंड देन अकाउंट्स पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आ गया user2। एंड नाउ हमारे पास ये यूआईडी है, ये होनी चाहिए। एंड क्रॉस चेक करने के लिए फायरबेस में तुम चेक कर सकते हो, फायरस्टोर डेटाबेस। एंड देन यहाँ पे यूज़र्स के अंदर ये लास्ट वाला यूज़र आई गेस, user2। एंड देन इसमें यूआईडी ये रही। ठीक है, तो यूआईडी भी है, बाकी सब में नहीं होगी, जैसे कि इसमें देखो नहीं है ना, लेकिन नीचे वाले में है। ठीक है, तो यूआईडी चाहिए थे, अब यूआईडी भी अपने पास है, तो अकाउंट्स वाले पेज के अंदर अब अपडेट कर पाएंगे इजीली। सो अपडेट यूज़र डेटाबेस, एंड इसको इंपोर्ट करता हूँ फायरबेस से, यहीं से इंपोर्ट हो गए। इसके अंदर पहला जो आर्ग्यूमेंट जाता है वो जाता है यूज़र की डिटेल्स, तो वो अपने पास हैं, तो उसको स्प्रेड करके यहाँ पे भेज देता हूँ, यूज़र प्रोफाइल डिटेल्स, प्रोफाइल वैल्यूज़। एंड देन फिर दूसरा जो आर्ग्यूमेंट जाता है वो जाता है यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी हमारे पास होगी यूज़र डिटेल्स डॉट यूआईडी। यूज़र डिटेल्स वो डिटेल्स हैं जो एपजेस से मंगाई थी, कहाँ गई, ये वाली टॉप पे। ठीक है, एंड एक और चीज़, अगर बंदा अपना नाम को ही हटा के सेव करने की कोशिश करता है, मतलब नाम बिल्कुल ही हटा दिया, तो वो इनवैलिड होता है। ठीक है, इनवैलिड नाम तो होगा ही ना एटलीस्ट उसका। तो ये चीज़ चेक करते हैं यहाँ पे कॉल करने से पहले कि इफ़ नॉट यूज़र प्रोफाइल वैल्यूज़ डॉट नेम, मतलब अगर नाम नहीं है तो एरर मैसेज सबसे पहले सेट करेंगे, सेट एरर मैसेज। नेम रिक्वायर्ड, एंड देन रिटर्न कर जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ना अगर नेम है तो फिर इसको अब ऐसे ही अपडेट कर देगा, एंड इसके आगे अवेट लगाते हैं। एंड देन जब ये हो जाएगा, अवेट लगाया तो इसे यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाएगी तो क्या करेंगे ना कि जो सेव बटन है उसको शो नहीं करेंगे, तो फॉल्स कर देता हूँ उसकी विजिबिलिटी को, तो अब सेव बटन फिर से हिडन हो जाएगा। चेक करता हूँ, कोई टाइटल डालते हैं जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, एंड नाउ गिटहब में कुछ भी डाल देता हूँ एंड सेव करता हूँ अभी। ठीक है, सेव हो गया। रिफ्रेश करेंगे तो यहीं पे रहना चाहिए।
ये सारी डिटेल्स यहीं पे हैं, तो अपने बैकएंड पे वो चीज़ें सेव हो रही हैं। नाउ एक और चीज़, जब हम API कॉल कर रहे हैं तो सेव बटन जो है वो डिसेबल भी होना चाहिए, सेम चीज़। ऑल्सो उससे भी पहले एक और चीज़, जो बटन्स हैं हम बहुत जगह यूज़ कर रहे हैं, जितने भी ये बटन्स हैं ना ये बहुत जगह यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी एक ग्लोबल क्लास बना लेता हूँ। बटन इससे पहले कहाँ यूज़ किया था, ऑथ वाले कंपोनेंट में, राइट। तो यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ इस सारी चीज़ को, एंड देन app.css में यहाँ पे बटन नाम से क्लास बनाएंगे। तो ये फॉर्म को हटा देता हूँ यहाँ से, ये भी एंड देन ये भी, एंड बटन नाम की क्लास बना दी है, ठीक है। वही कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी नहीं है। तो इसी को लगा सकते हैं, अब अलग से वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप करते आ रहे हैं अब तक। ये जो बटन का कोड लिखा है ना यहाँ पे, कहाँ है ये वाला, ये सारा हट सकता है, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड account.js में जस्ट नीचे लास्ट में क्लास देना होगा यहाँ पे, दैट्स इट। इससे हो जाना चाहिए। अभी क्या ऐसा है, लेकिन सेव होने के बाद ऐसा दिख रहा है, ठीक है। विड्थ चेंज कर देता हूँ 100% से फिट कंटेंट, ठीक है। अब ठीक हो गया। नाउ अब इसको डिसेबल करना था, राइट। जब API कॉल हो रही है तो उसके लिए भी एक स्टेट बनानी होगी। तो स्टेट का नाम होगा सेव बटन डिसेबल्ड, एंड देन यहाँ पे सेट सेव बटन डिसेबल्ड। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा, लेकिन जब API कॉल कर रहे हैं यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे सेट सेव बटन डिसेबल्ड को ट्रू कर देंगे, एंड देन API कॉल होने के बाद दोबारा से फॉल्स कर देंगे, ठीक है। एंड लास्ट में यहाँ पे इसकी डिसेबल प्रॉपर्टी लगा देते हैं, डिसेबल्ड इसको सेव बटन डिसेबल्ड, ठीक है। चेक करते हैं, कोई लिंक्डइन की वैल्यूज़ डाली, हाँ दोबारा से डाल देता हूँ, ठीक है। सेव पे क्लिक किया, सो अभी डिसेबल हो गया, एंड नाउ डिटेल अपडेट होने के बाद वो चला भी गया, ठीक है। अब मैं कोई और चीज़ एडिट करता हूँ, जैसे कि नेम इसका चेंज करके कुछ और रख लेता हूँ, जैसे कि user3, एंड देन अब मैं सेव करूँगा तो वो अपडेट तो हो गया, लेकिन वो यहाँ पे भी अपडेट होना चाहिए। मे बी इसको अभी के लिए रहने देते हैं। बाय द वे ये जो हम प्रॉप्ट्स ड्रिलिंग कर रहे हैं ना अभी, ऐप जैसे जो सारी डिटेल्स है यहाँ पे मंगाई हैं अकाउंट वाले कंपोनेंट के अंदर, जनरली वैसा नहीं करते हैं। जनरली क्या करते हैं ना, रिडक्स का यूज़ करते हैं या फिर कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करते हैं जो स्टेट मैनेजमेंट के लिए, ओके, क्योंकि उससे वो काफ़ी ईजी रहता है। बट यहाँ पे तो नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मे बी बड़ा हो जाता प्रोजेक्ट उसकी वजह से, तो इसलिए नहीं किया है। बट आइडली उसी का यूज़ करते हैं। अगर ऐप में बहुत सारी जगह स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है तो किसी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए जो ये user2 है ना, इसको भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ये यूज़ था अपना, कहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़र डिटेल्स से ना लेके इसको यूज़र प्रोफाइल वैल्यू से ले लेते हैं ऐसे। सो जस्ट इसका डिफरेंस क्या होगा ना, कि यहाँ पे अपडेट करेंगे तो तभी भी वहाँ पे अपडेट होगा ऐसे, ठीक है। कूल। ना अगर मैं सेव करूँगा तो वो सेव भी हो जाएगा, यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो अब प्रोफाइल वाला सेक्शन भी पूरा हो गया। ये सारी जो डिटेल्स हैं वो बैकएंड पे सेव हो रही हैं, एंड देन इमेज भी अपनी सेव हो रही है। बट एक सेकेंड, इमेज सेव नहीं हो रही है। ये सारी डिटेल्स सेव हो रही हैं बट इमेज सेव नहीं हो रही। सो जब इमेज भी सेव करानी है तो इमेज सेव कराने के लिए क्या करेंगे ना, इमेज कहाँ है अपनी, यहाँ पे जब इमेज अपलोड कर रहे हैं तो ये अपने पास प्रोफाइल का जो URL है, कहाँ गया, ये वाला सेट प्रोफाइल इमेज URL, जो ये वाला URL है ना,
जब हमारे पास ये यूआरएल आ जाएगा तो हम अपडेट कर देंगे इमेज को बैकएंड पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन बना लेता हूँ, एक और फंक्शन यहाँ पे, const अपडेट प्रोफाइल इमेज टू डेटाबेस, ठीक है। एंड देन इसके अंदर यूआरएल एक्सेप्ट करेंगे, देन सेम ये अपडेट वाला फंक्शन कॉल होगा, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल डिटेल्स ऐसी कैसी रहेंगी, जस्ट इसके अंदर एक और फील्ड ऐड हो जाएगी, वो क्या होगी, प्रोफाइल इमेज करके, ठीक है। उसके अंदर ये यूआरएल की फील्ड डल जाएगी, ओके। एंड देन आईडी चली गई है। तो जस्ट इतना ही था अपडेट करने के लिए, यूज़र यहाँ पे भेजना था, तो जो सारी वैल्यूज़ हैं वो तो ऐसे की ऐसे, एंड जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल इमेज का यूआरएल वो अलग से यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। एंड ये फंक्शन अब कॉल करना है यहाँ पे जब हमारे पास यूआरएल मिल जाता है। सो अपडेट प्रोफाइल इमेज टू डेटाबेस एंड देन इसके अंदर यूआरएल सेंड करना है, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हमने इमेज को भी डाटाबेस में सेव कर दिया है एंड देन ये सारे डिटेल्स को भी सेव कर दिया है। सो अब तक का स्टेटस क्या है ना कि यूज़र की पूरी प्रोफाइल को डेटाबेस से सिंक्ड हो गई है, पूरी जो यूज़र की प्रोफाइल है,